आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में और मैं हूँ आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, हम जिस माशरे में रहते हैं, वहाँ रहने के लिए काम करना ज़रूरी है। काम है तो नौकरी है और नौकरी है तो आमदनी है और आमदनी है तो ज़िंदगी चलती रहेगी। लेकिन इस कोरोना की वजह से ज़िंदगी जैसे रुक सी गई है, थम सी गई है। अब कोशिश ये है कि ज़िंदगी एक बार फिर उसी रफ्तार के साथ दौड़े, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही है चलते रहना। तो आइए सबसे पहले अपने इस प्रोग्राम में अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर निमी रस्तोगी, आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं, और तबरेज़ खान साहब जो कि कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले अपने व्यूअर्स को अपने साथ जोड़ते हैं। नाज़रीन, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हाँ, अगर आप कोरोना वॉरियर हैं और इस दौरान आपने भी कुछ ऐसा किया है जो आप दुनिया को बताना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, तो आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर निमी, सबसे पहले बात करेंगे कि कोरोना के आने के बाद ज़िंदगी कितनी बदली है? क्योंकि आप लगातार लोगों के बीच काम कर रही हैं, तो आपने क्या बदलाव महसूस किए? जी, डॉक्टर निमी? जी। मैं एक बार फिर अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि अगर आप भी कोरोना वॉरियर हैं और आप अपने आपने जो भी इस दौरान काम किया है, दुनिया को बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, अगर दिखाना चाहते हैं तो अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करें और हमें भेज सकते हैं। हम वो आपका वीडियो अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और हाँ, अगर कुछ बहुत अनोखी चीज़ हुई है या फिर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। क्योंकि इस दौरान बहुत कुछ हम सभी ने महसूस किया है। जब-जब हम सब घर में थे, तो हमने अपने आस-पास की जो चीज़ों चीज़ों को महसूस किया जिन्हें हम भूल चुके थे। तो अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। डॉक्टर निमी हमारे साथ हैं। डॉक्टर निमी? जी, डॉक्टर निमी, सबसे पहले बात करेंगे कि कोरोना के आने के बाद क्या बदलाव आए हैं? कितने बदले हैं लोग? और आने वाले वक़्त में हम किन बदलाव को देखेंगे? सो तरन्नुम, कोरोना के आने के बाद दुनिया बदल गई है। हुँ। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है। कुछ माइक्रो चेंजेस, कुछ मैक्रो चेंजेस, कुछ छोटे चेंजेस, कुछ बड़े चेंजेस और कुछ बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले तो 3 करोड़ 10 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं और करीब करीब 10 लाख लोगों को दुनिया भर में जाने गई हैं। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो आप समझ लीजिए 90,000 अप्रॉक्सीमेटली लोग हैं जिनकी जाने गई हैं और 56 लाख का आंकड़ा आज के दिन पार कर गया है। 56 लाख कोई बहुत जी। छोटी नहीं फिगर होती, कंसिडरिंग कि हम 134 करोड़ लोग हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी का संकट है, बहुत बड़ी विपत्ति है। हम कैसे रहते हैं, हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं, अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, अपने पैसे कैसे कमाते हैं, हम कौन सा ऑक्यूपेशन करते हैं, ये सब बदल गया है। हम बाहर जाते हैं, हमारा कंडक्ट कैसे होता है, हम अंदर रहते हैं, हम कैसे रहते हैं, वो सब बदल गया है। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा चेंज है और अब तो लोग नियर नॉर्मल या इसी के साथ जीना सीख रहे हैं, लगे हैं, यानी कि बहुत दिनों तक शायद यही हमारा नॉर्मल हो। सो मैं तो कहूँगी कि आपको क्या लगता है कि एक जो बड़ा बदलाव आएगा लोगों में, वो क्या होगा? शायद थोड़ी आवाज में जी, मैं पूछ रही हूँ कि एक बड़े बदलाव की बात करें, तो वो कौन सा बड़ा बदलाव होगा जो लोगों में आएगा कोरोना के बाद? जी। कोरोना के बाद इंसानों में शायद हेल्थ और हाइजीन, साफ सफाई और स्वास्थ्य पे ज़्यादा जोर, उनको कीमत समझ आ गई है कि आपको अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करना है, आपको बीमारियों को हल्के में नहीं लेना है।
आप अगर पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको आने वाली बीमारी ज़्यादा असर डाल सकती है। तो हर संभव कोशिश शुरू से ही करनी चाहिए कि आप अपनी सेहत पर ध्यान दें, अपने खाने पीने पे, अपनी फिटनेस पे, अपनी लिविंग पे ध्यान दें और संभाल के चलें। डॉक्टर निमी, अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो होम आइसोलेशन के लिए क्या प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं? देखिए, जिस शहर में मैं हूँ, जिस स्टेट में मैं हूँ, मैं आपको उसकी प्रोटोकॉल बता देती हूँ। तो ऐसे है कि 95 से 98% लोग, 95 to 98% लोगों को कोरोना हो जाने के बाद अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है, और ये वो लोग हैं जो बुजुर्ग हैं या जिन्हें पहले से कोई बीमारी है या कोई और तकलीफ है। तो जो 98% लोग हैं या 97% लोग हैं वो घर में ही रह के ठीक हो सकते हैं, लेकिन उनको डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। तो ये होम आइसोलेशन कहा जाता है, यानी कि आप कोविड से आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है और आप घर में ही हैं, किसी की देख रेख में हैं, उसको होम आइसोलेशन कहा जाता है। आप घर में रहें, आपका कमरा अलग हो, आप और लोगों से, परिवार के और लोगों से न मिलें, आप एक डॉक्टर के संपर्क में रहें, आप अपना ब्लड प्रेशर, अपना दिल की जो पल्स रेट है, अपना ऑक्सीजन लेवल, अपना शुगर लेवल अगर आप खुद जांच सकते हैं तो आप जांच के अपने डॉक्टर को बताएं। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 92% से नीचे गिरता है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हालांकि हर स्टेट में 1 या 2 बार हर रोज़ डॉक्टर का फ़ोन आता है, जिससे आप बता सकते हैं उनको कि आपकी हालत कैसी है, और 14 दिन में अगर आपकी हालत नहीं बिगड़ती है तो आप घर पे ही रह सकते हैं। 14 दिन के बाद आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, आप और लोगों से मिल सकते हैं। इस दौरान आपको अपने खाने पीने का, साफ सफाई का ध्यान रखना है, और लोगों से नहीं मिलना है, मास्क पहन के रहना है। अगर अपनी रेस्पिरेटरी हाइजीन, हैंड हाइजीन, ये सब मेंटेन करनी है। विटामिन बी, विटामिन सी की गोलियां लेते रहना है, विटामिन डी भी आप ले सकते हैं। कुछ दवाइयां आप डॉक्टर निमी, बात करेंगे कि इसमें डाइट का क्या रोल है और होम रेमेडीज इसमें क्या हो सकती हैं, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी डॉक्टर निमी, बात करते हैं, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ जी मैडम, एक सवाल ये था मेरा कि जो मास्क हम लोग पहनते हैं उसको पहनने का सही तरीका क्या होता है और कितने दिन तक पहनना पड़ता है उसको मास्क, मतलब अगर हम रीयूजेबल कितने दिन तक रहता है वो? ठीक है। जब आप मास्क पहन रहे हैं तो आप ये ध्यान दें कि आपकी नाक और आपका मुंह पूरी तरह से ढका हुआ हो, ना ऊपर से ना नीचे, ना साइड से कोई गैप हो। थोड़ा बहुत गैप कुछ मास्क में होता है, लेकिन आप इस तरह से पहने कि आपकी नाक और मुंह पूरी तरह से ढका हुआ है। बार बार अब अपने हाथ से मास्क को न छुएं, और जब आप उतारें तो इसको इस तरह से उतारें कि जो उसके बाहर कीटाणु अगर आ गए हैं, उस पर बैठ गए हैं, तो वो आपके मुंह के अंदर वाले हिस्से पर ना पहुंच जाए। तो उसको ध्यान से उतारें। उतार के अगर वो डिस्पोजेबल है तो उसको आप कूड़े में डाल सकते हैं, लेकिन अगर वो डिस्पोजेबल नहीं है तो आप उसको धूप में किसी ऐसी जगह पर 1 या 2 दिन तक रख दें ताकि धूप से उसके कीटाणु पूरी तरह से मर जाएं। बच्चों के हाथ में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओपन डस्टबिन में आप अपना मास्क नहीं डालेंगे, और अगर आप 3 दिन के बाद सेम मास्क यूज़ कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कि वो सन से एक्सपोज्ड है। अगर वो गीला हो गया है, फट गया है, तो फिर आप बिल्कुल उसको फेंक दीजिए। हमारी तो सलाह ये रहेगी कि आप उसे फेंक ही दीजिए। लेकिन अगर आप N95 मास्क यूज़ कर रहे हैं या महंगा कोई मास्क यूज़ कर रहे हैं, या जिस पे लिखा है कि आप इसे धो सकते हैं या रीयूज़ कर सकते हैं, तो उसका उसी तरह से पालन करिए। लेकिन मास्क पहनते टाइम किसी भी सूरत हाल में आपकी नाक या आपका मुंह खुला हुआ नहीं होना चाहिए, और बार बार से आदतन आप उसको हाथ से टच मत करिए। जी। एक
मास्क आप अच्छे से 6 से 8 घंटे तक पहन सकते हैं। जी, हमारे साथ तबरेज़ खान जुड़ चुके हैं जो प्लाज्मा डोनर भी हैं और अब तक 10 बार प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। जी, तबरेज़ साहब ये बताइए सबसे पहले कि कोरोना होने के बाद से आपकी ज़िंदगी कितनी बदली है? जी जी। तबरेज़ साहब सबसे पहले ये बताइए कि कोरोना के बाद से आपकी ज़िंदगी कितनी बदली है? जी, लगता है किसी वजह से तबरेज़ साहब से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर निमी, आपसे एक बार फिर जानना चाहेंगे कि इसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल है। तो डाइट का इसमें कितना रोल है? और हम किस तरह की डाइट ले सकते हैं ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो मज़बूत बना रहे? देखिए, खुराक का असर आपकी सेहत पे पड़ता है, आपकी इम्यूनिटी और रोगों से लड़ने की ताकत पे पड़ता है। तो अगर आपकी खाने पीने की आदतें सही हैं और आप पहले से ही स्वस्थ हैं तो आप वो आदतों को अपना लगातार जारी रखिए। लेकिन अगर आप हेल्दी खाना नहीं खाते हैं तो ये वो मौका है कि आप हेल्दी खाना खाएं जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सब हो। तला हुआ खाना न खाएं, बासी, ठंडा, खट्टा खाना, बाहर का खाना जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। जितना गर्म खाना होगा उतना आपको फायदा करेगा, जितना ताज़ा खाना होगा उतना फायदा करेगा। फल आपको ज़्यादा फायदा करेंगे। इसके अलावा शायद आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है। जी। डिस्टरबेंस। तो मैं कह रही थी कि खाने का रोल लिमिटेड है मगर काफी हद तक आपने बीच में जी ताज़ा खाना खाएं, बाहर से कुछ ना जी। अच्छा, जहाँ तक घर के पके खाने की बात है तो बहुत से लोग मजबूर भी हैं कि वो बाहर से खाना मंगा कर ही खा सकते हैं, या तो उनके घर में कोई बनाने वाला नहीं है, खुद नहीं बना सकते हैं, किसी ना किसी तरह की कोई मजबूरी है, वही लोग बाहर से खाना मंगा के खा रहे हैं। तो वो कितना सेफ है? और दूसरा कि अगर किसी को मंगाना ही है और बाहर का खाना मजबूरी ही है तो वो किन बातों का ख्याल रखे? देखिए, खाने से कोरोना नहीं फैलता है, यानी कि खाने का जरिया नहीं है, लेकिन खाने की जो पैकिंग है या वो इंसान जो आपको खाना डिलीवर कर रहा है, अगर वो कोरोना के जर्म्स अपने साथ कैरी कर रहा है तो वो आपके शरीर में आ सकते हैं। तो आपको पहली बात तो आप अवॉइड कीजिए, घर का खाना सबसे बढ़िया होता है, आप घर का खाना खाइए। लेकिन अगर आपको बाहर से मंगवाना ही है तो सबसे पहले देख लीजिए कि आप थोड़ी देर तक वो 2-3 घंटे तक जो पैकेट आपका बाहर से आया है उसको आप रखे रहने दीजिए। अगर आप सनलाइट में रख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो आप ऑर्डर कर रहे हैं तो खाने से 2-3 घंटे पहले मंगाइए, फिर उसका जो बैग है, कैरी बैग है, आप उसको बाहर ही निकाल दीजिए। फिर खाने के पैकेट खोल के आप उनको अपने गैस पे या अवन में अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। जो चीज़ नहीं गर्म हो सकती जैसे चटनी है या वैसे है तो उसको आप अवॉइड ही कीजिए। हर वो चीज़ जो गर्म हो रही है, उबल रही है, तेज आंच पर सिक रही है, उसमें से वैसे ही जर्म्स खत्म हो जाते हैं। तो इसका ध्यान रखिए कि बाहर की पैकेट को हटा के बाहर की जो चम्मच और ये जो प्लास्टिक के जो आते हैं वो हटा दीजिए, टिश्यू पेपर हटा दीजिए। आप खाना खा रहे हैं, बाहर से कोई चीज़ ला रहे हैं, उनको गर्म कर लीजिए। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद आप उसे खाइए। और शाकाहारी खाना ज़्यादा सेफ है, पर फिर भी मांसाहारी खाना खाने में कोई हर्ज नहीं है, आप खा सकते हैं। जी, डॉक्टर निमी अभी बात करेंगे। तबरेज़ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। तबरेज़ साहब सबसे पहले ये बताइए कि कोरोना के बाद से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है, क्या बदलाव? मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं। पहले जो मेरे आस पड़ोस के लोग मेरे से क्लोज रहा करते थे
तो उस टाइम तो मुझसे दूर चले गए कोरोना से, जब मैं ठीक होकर आया था। लेकिन जब से मैंने प्लाज्मा डोनेट करना चालू किया है और लोगों की जिंदगी को बच रही है प्लाज्मा देने से, तो अब लोग काफी मेरे से इम्प्रेस हैं, खुश हैं और काफी क्लोज आ रहे हैं। आपने अब तक 10 बार प्लाज्मा डोनेट किया। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जी, आपने अब तक प्लाज्मा 10 बार डोनेट किया। मैं 10 बार प्लाज्मा डोनेट कर चुका हूं और आगे भी जब तक मेरे एंटीबॉडीज बने रहेंगे तो मैं प्लाज्मा डोनेट करता रहूंगा, क्योंकि ये एक नेक काम है। लोगों के हम लोग काम आ रहे हैं, लोगों की जिंदगी बच रही है, तो इससे बड़ी मैं नहीं समझता कोई इबादत होगी कि हम लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं और हमारे प्लाज्मा से लोगों की जिंदगी के अंदर खुशियां आ रही हैं। तो ये जब मुझे पता चलता है किसी को प्लाज्मा की जरूरत है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ और वहां रख के। अच्छा, आपको क्या कुछ ऐसे लोग भी मिले कि जिनको कोरोना हुआ लेकिन वो बाद में प्लाज्मा डोनेट नहीं करना चाहते, तो आपने उन्हें समझाया? जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल लेते हैं। हेलो, बताएं क्या सवाल है, क्या पूछना है आपको? सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, आपकी आवाज हम सभी को आ रही है, अपना सवाल बताएं। हेलो, मैं कलकत्ते से बोल रहा हूँ। बोल रहा हूँ कि हेलो, आपकी आवाज हम सभी को आ रही है, आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। अरे कलकत्ते के अंदर में डिस्टेंस जो है आपके जो बस के अंदर में इतने भीड़ है, हमने वीडियो करके रखे हैं। अपने सुनिए ना, वीडियो करके रखे, वो वीडियो आपको यहाँ भेज देंगे हम, आप उसको चेक कर लीजिएगा। बंगाल गवर्नमेंट को कम से कम बोलिए कि बस में ऐसा, हमारा 70 बरस उम्र हो गया है, हमने बस में गए, अब भाड़ा भी ज्यादा ले रहे हैं, फेयर भी जो है वो 9 रुपए की जगह में 13 रुपए ले रहे हैं, और इतने भर दिया भी, हम वीडियो ले ली चुके हैं। हम इसको वीडियो शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट जरूर करेगी। डॉक्टर निमी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी बाहर लोग मास्क कम लगा रहे हैं, एक डर जो लोगों में है वो खत्म हो गया है, जबकि लगातार नॉर्मल है, इसके साथ जीना सीखना है, क्योंकि जिंदगी रुक तो नहीं सकती। सब लोग काम करेंगे और जिनके बिजनेस है वो बिजनेस चलाएंगे, तभी जिंदगी चल पाएगी। तो लोग ये चीज क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हमें घर के बाहर जाना भी जरूरी है, काम करना भी जरूरी है, लेकिन प्रिकॉशंस जो है वो भी उतने ही जरूरी है। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं लोग? मैं भी नहीं समझ सकती कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये बहुत खतरनाक है, और ये तो हम सब जानते हैं कि कोई भी देश, कोई भी राज्य या सिटी परमानेंटली लॉकडाउन में नहीं रह सकती। लोगों को जीना है, लोगों को पैसे कमाने हैं, बच्चे पालने हैं, अपना खाना खाना है, लेकिन ये इस कदर बड़ी आफत है कि हम वो बेसिक चीज़ें जो हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन नहीं करेंगे तो हम अपने ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले लेंगे। तो और किसी के लिए नहीं, तो केवल अपने लिए तो करिए। अब जैसे अभी जनाब बता रहे थे कि बसों में भीड़ है, बसों में भीड़ एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि एक भी इंसान वहाँ स्प्रेडर हुआ तो वो पूरी बस के लोगों को कीटाणु पहुँचा सकता है। तो ऐसे में लोग खुद से अवॉइड करें भीड़ भरी बसों में चढ़ना, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ये ध्यान रखना चाहिए कि एक सीट छोड़कर एक सीट हो, और इस लेवल के बाद बसों में जो है वो खड़े होने की इजाज़त ना हो। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। लोगों के लेवल पे मैं उनसे पूरी सहानुभूति रखती हूँ कि हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आप अपने अच्छे से मास्क पहने और वापस आके अच्छे से अपना चेहरा धो लें, हाथ धो लें, नहा लें। तो अपनी तरफ से तो आप करिए, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक ना जाएं जहाँ तक संभव हो। जितना हो सकता है मैक्सिमम उतना करिए। बाकी सरकारों को भी समझना चाहिए कि उनको सुविधाएं बढ़ानी पड़ेंगी, वरना ये जो आंकड़े हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये बढ़ते जाएंगे। तबरेज साहब, जैसे कि आप एक बिजनेसमैन हैं और क्योंकि अब तक लॉकडाउन के दौरान
इतने टाइम दुकानें बंद रही, बिजनेस लोगों का ठप हो गया, तो आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है? आपके बिजनेस पर कोरोना का कितना असर हुआ है? आप क्या लॉकडाउन खुलने के बाद थोड़ा बेहतर हुआ है? मैम, कोरोना का बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। यहाँ लॉकडाउन के दौरान सभी लोग परेशान रहे हैं, रोजगार से, घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, तो बहुत परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे को समझदारी से कोरोना से लड़ना पड़ेगा, अगर कोरोना को हमें देश से निकाल कर फेंकना है। क्योंकि सरकारें तो सूझबूझ से काम कर रही हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो आम पब्लिक है, आम जनता है, वो अपनी सूझबूझ नहीं दिखा रही है। जिससे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि लोग क्या कहते हैं, कई बार क्या होता है कि अपना मास्क नहीं लगाते हैं, या आपस में बसों के अंदर भीड़ है, तो उससे समस्याएं बढ़ रही हैं। अगर इन समस्याओं से हमें निपटना है तो लोगों को समझदारी दिखानी पड़ेगी। लॉकडाउन में दिक्कतें तो बहुत आई हैं और आ भी रही हैं अभी भी, लेकिन क्या करें, इसको एक प्राकृतिक आपदा घोषित करके हम लोग इससे लड़ें तो बेटर रहेगा अपनी जिंदगी के लिए। और अगर अपने आप को बचाना है तो कोशिश तो करनी पड़ेगी हर तरीके से। असर कितना हुआ आपके, कितना नुकसान हुआ? तबरेज साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद वो क्वेश्चन पूछ के नेक्स्ट पे पूछती हूँ। जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि काफी टाइम दुकानें, बिजनेस जो थे वो ठप हो गए, एकदम से सब कुछ लॉकडाउन हो गया, तो आपको कितना नुकसान हुआ बिजनेस में? बिजनेस कैसे एकदम ठप हो गया, या लॉकडाउन खुलने के बाद थोड़ा सही हुआ है, ठीक चल रहा है? सही लगे हुए ना कान में। जी, लगता है किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से तबरेज साहब से हमारी ठीक से बात नहीं हो पा रही है। डॉक्टर निमी, हम जैसे हिंदुस्तान में देख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान में कोरोना का असर थोड़ा कम है? डॉक्टर निमी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे हम दूसरी कंट्रीज में देख रहे हैं, हमने पहले देखा, तो आपको क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान में कोरोना का कुछ असर कम है? जी, अगर सवाल मुझसे है तो मैं ये कह सकती हूँ कि कोविड के नंबर्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में उसकी मॉर्टैलिटी रेट और देशों के मुकाबले कम है। हमारी मॉर्टैलिटी 1.6% है और हमारी रिकवरी रेट 80-82% है। और पहली बार पिछले 7 दिनों में ऐसा हुआ है कि जितने फ्रेश केसेस आए हैं उससे ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं, तो ये एक अच्छा ट्रेंड है। लेकिन हम लोग इस कदर कंजेस्टेड एरियाज में रहते हैं कि एक को अगर फैलती है तो सैकड़ों उससे प्रभावित हो जाते हैं, तो इसलिए हमारे नंबर्स अभी भी विश्व में सबसे ज्यादा हैं, लेकिन हमारी डेथ रेट। आपको क्या लग रहा है कि औरतों में इसका असर कुछ ज्यादा ही कम है? जी, औरतों में फॉर्चुनेटली ये बीमारी औरतों में थोड़ी कम प्रभावित करती है, लेकिन अभी ये ट्रेंड सामने आ रहा है कि बहुत सारी फीमेल्स में भी ये देखी गई और यंग एज में भी। तो हर एक वो चीज़ जिसके बारे में हम जानते थे कि ये बुढ़ापे में ज़्यादा असर करती है या पुरुषों को मेन को ज़्यादा असर करती है, वो सारा चीज़ें उसके डेटा आ रहे हैं कि नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है, औरतों को भी कर रही है। लेकिन फिर भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाली विमेन में 18 से 50 साल की औरतों में इसका असर कम देखा गया है और इससे रिकवरी की फास्टर होती है। बट प्रेगनेंसी में ये बीमारी बहुत खतरनाक हो सकती है, तो प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ हार्मोन चेंजेस ऐसे होते हैं जिससे ये बीमारी बहुत गंभीर। अच्छा डॉक्टर निमी, जो लोग घर पर रहने के लिए मजबूर हैं और अकेले हो गए एक तरह से, तो उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए हम सभी को क्या करना चाहिए, किस तरह से उन लोगों की मदद करनी चाहिए?
जी डॉक्टर निमी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, पहले इनका सवाल सुन लेते हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है। हेलो 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 जी बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो लगता है कॉलर से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर निमी, आप हमारे साथ जुड़े, तबरेज खान साहब आप हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। आदाब।